हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो बनाया है कि क्या हमको किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर कोई एक विशिष्ट एनएफओ आया हुआ है तो उसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदे का है या नहीं, ये हम कैसे तय करें। तो ये जो चीज़ है, ये जनरल चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी जो एनएफओ चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, मेरे को एक 2 दिन पहले मैंने इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे लोड किया है। जो इन्वेस्टर्स सीजन्ड इन्वेस्टर्स है, जो अच्छी खासी मालूमात रखते हैं इन्वेस्टमेंट की, जिनको थोड़ा बहुत तजुर्बा है, वो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिटेल एनालिसिस वाला वो वीडियो रेफ़र करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको कुछ बेसिक्स या फंडामेंटल्स समझना चाहते हैं, वो भी आसान शब्दों में। ये वीडियो जब मैंने लॉन्च किया था 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई है कमेंट बॉक्स में, जिसमें बोला हुआ है कि इसको कुछ इन्वेस्टर्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि इसको बहुत आसान वर्ड में बताओ। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर्स है या DIY है, जिनको इंटरनेशनल फंड्स या इंडेक्स फ़ंड का क्या मतलब है वो भी नहीं पता, तो उनको इंडेक्स फ़ंड और डाइवर्सिफाइड फ़ंड के या एक्टिव और पैसिव फ़ंड के कंपैरिजन दे के ख़ास फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, जिसमें जो फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी एनएफओ कैसा तय करे, कोई भी एनएफओ में इन्वेस्ट कैसे करे, या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या हमको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। और ये कवर करते वक्त अभी जो एनएफओ चल रहा है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड का एनएफओ जो चल रहा है, जो 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ओपन है, तो ये एनएफओ के रेफरेंस में मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा, ताकि आपको एक एग्जांपल रहेगा और आपको आसानी से समझ में आएगी। वीडियो के आखिर में मैं थोड़ा सा ये एनएफओ के बारे में भी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, पर अगर आपको डिटेल में समझना है और एक स्लाइटली एडवांस लेवल पे समझना है, तो आप मेरा पूरा इसके पहले वाला वीडियो देखिए। और आप एक जनरल एनएफओ एनालिसिस समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। इसको बहुत आसान शब्दों में मैंने एक सिनेरियो के फॉर्म में आपके लिए लाया है। दोस्तों, कोई भी एनएफओ अच्छा है या बुरा है, इसके पहले हमको 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। तो एनएफओ में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है। जैसे एनएफओ एक नई चीज़ रहती है, शेयर मार्केट में आपने ज़रूर IPO सुना होगा, वैसा ही एनएफओ रहता है, न्यू फंड ऑफर रहता है म्यूचुअल फंड में। पर IPO में आपको अलॉटमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर एनएफओ में ऐसा नहीं रहता है। एनएफओ में, न्यू फंड ऑफर में, आपको ज़रूर, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़रूर यूनिट्स दिए जाते हैं। अभी एनएफओ में अच्छा है या बुरा है, वो हमको स्टडी करना पड़ता है। कुछ एनएफओ ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपये से चालू हुआ है और आज उनका NAV 1000 के ऊपर में है, तो उन्होंने 9000% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और ऐसे भी कुछ एनएफओज है कि वो बहुत सक्सेस नहीं हुए। तो एनएफओ का प्रॉपर स्टडी करना ज़रूरी है। फिनवाइज चैनल जो है ये स्पेशलिटी रखता है। हमने इसके पहले जो भी एनएफओज आए हुए हैं रिसेंट पास्ट में, उसमें के जो अच्छे प्रॉमिसिंग एनएफओज है, सारों का एनालिसिस करके हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उसमें फ़ंड कैटेगराइजेशन में जाके और फंड रिव्यू में जाके, रिकमेंडेशन में जाके सारे हमारे रिकमेंडेशन रिसर्च देख सकते हैं। जो रिसर्च चल रहा है वो रिसर्च, अगर उसका वैलिडिटी, उसका परफॉर्मेंस भी हम हर साल आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं एनएफओ क्या चीज़ है ये समझने के लिए। तो न्यू फंड ऑफ़र जो है ये फर्स्ट टाइम रहता है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता। हमको इसमें 10 रुपये का NAV अलॉट किया जाता है, तो हमको ये पता नहीं रहता इसमें कैसे परफॉर्मेंस था। हम उसका जो प्रेजेंटेशन है या उसका जो एनालिसिस है, उस बेसिस पे ही तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें पोर्टफोलियो, आपको एनएफओ अच्छा है या बुरा है, इसमें डालने के पहले आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो देख लेना है।
दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे इक्विटी फंड्स हैं तो आपको इक्विटी एनएफओ में डालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आपको डेट्स भी रखना चाहिए, गोल्ड भी रखना चाहिए। जो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 में बताया हुआ है, ये जो दो ऑप्शंस हैं हमको हमेशा चेक कर लेने हैं, हमारे को देख लेना है हमारे गोल्स कोई नज़दीक के गोल तो नहीं है। पता चला आपको 1 साल बाद बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा रखना है और अभी मार्केट में अपसाइड आ सकता है करके आपने डाल दिया, तो आपको गोल्स को भी ध्यान में रखना है और आपको आपके एलोकेशन को भी ध्यान में रखना है। अगर अभी एलोकेशन का मैं आपको सिंपल वर्ड में मतलब बताता हूँ। इक्विटी जो है उसमें जोखिम ज़्यादा रहता है इक्विटी फंड्स में, और जो डेट फंड है जिसको फिक्स्ड इनकम फंड भी बोलते हैं उसमें जोखिम बहुत कम रहता है। गोल्ड फंड में भी जोखिम जो है वो रहता है पर डेट इक्विटी फंड से कम रहता है। तो हमको ये हमारे एडवाइज़र के साथ बैठ के या हमारा रिस्क एनालिसिस करके हमको तय कर लेना चाहिए पहले कि मेरा एलोकेशन क्या रहेगा, और वो एलोकेशन की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार मत करिए। अगर आप ये तय कर लेते हैं 60% इक्विटी है तो आपको 60% भरने तक ही इक्विटी फंड भरने हैं, उसके आगे में अगर आप जाओगे तो आपके लिए जोखिम से कम नहीं है। फिर वो एनएफओ कोई किसी का भी रहे, कितना भी अच्छा रहे, वो आपके कोई काम का नहीं है। तो ये जो एनएफओ है मोतीलाल का, ये जो एनएफओ है, ये एनएफओ के बारे में अभी 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो में आपको उसका एलोकेशन लेना है कि नहीं ये आपको मोतीलाल ओसवाल या और कोई कंपनी नहीं बता सकता, ये आपका अपना डिसीजन है। तो ये सबसे पहला फ़िल्टर है कि एनएफओ अच्छा है कि बुरा है, इसके पहले भी मेरे को ज़रूरत है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है असेट क्लास। दोस्तों इक्विटी असेट क्लास में जोखिम बहुत रहता है पर रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आते हैं। अगर आप कोई भी फ़ंड जिसमें इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या अगर इवन हाइब्रिड फंड भी है, तो आपको हाइब्रिड फंड के लिए भी कम से कम 3 साल दिमाग में रखना है, और इक्विटी फंड के लिए कोई भी इक्विटी फंड में कम से कम 7 साल आपको दिमाग में रख के ही इन्वेस्ट करना है। यदि अगर आप सोचोगे मैं 1-2 साल में पैसा कमा के निकल जाऊंगा, तो ये जोखिम से कम नहीं है। डेट फंड आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ज़रूरी रहते हैं, और डेट असेट क्लास भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है मेरा फ़ंड कौन से टाइप का है, इक्विटी है, डेट है। अब ये जो एनएफओ आया है ये इक्विटी फंड्स का एनएफओ है। दूसरा, आपको एंट्री और एग्ज़िट ऑप्शन चेक कर लेने हैं कि भैया मैं इसमें एंटर आज कर सकता हूँ या मैं कल भी कर सकता हूँ। जो फंड्स में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं उसको ओपन एंडेड फंड बोला जाता है, और जो क्लोज एंडेड फंड है उसमें आप एक बार ही एंटर कर सकते हैं, उसके बाद में आपको फिर से 10 दिन बाद एनएफओ ओपन होने के बाद में एंटर होने का कोई संभावना नहीं रहती। एग्ज़िट ऑप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़िट ऑप्शन में आपको ये पता कर लेना चाहिए कि इसमें लॉकिंग तो नहीं है। नॉर्मली ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग फंड्स में लॉकिंग रहता है, तो आप ये ज़रूर पता कर लीजिए। अब ये फ़ंड की मैं बात करूँ तो इसमें कोई भी आपको एंट्री ऑप्शन में ये ओपन एंडेड फंड है। अगर आपका एनएफओ मिस भी हो जाए, या आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें अगले साल एंटर करूँ या 4 महीने बाद एंटर करूँ, तो आपको संभव है। इसमें कोई भी लॉकिंग नहीं है, हालांकि कुछ महीने तक एग्ज़िट लोड है। तो एग्ज़िट लोड जो है वो है, पर आप उसमें आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने बाद में आप बिना किसी एग्ज़िट चार्जेस के यहाँ से निकल सकते हो। और इक्विटी फंड है तो आपको आपका हॉरिज़ॉन ही 6 साल का 5 साल का रहना चाहिए, तो आपको एग्ज़िट लोड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं दोस्तों फंड मैनेजमेंट स्टाइल। दोस्तों 2 टाइप के एनएफओज रहते हैं, एक रहता है 2 टाइप के फंड्स रहते हैं, एक रहता है एक्टिव फंड और एक रहता है पैसिव फंड। अभी अगर आपने कोई मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्कूल का। जैसे 2 स्कूल्स है, तो 2 स्कूल का रिज़ल्ट कैसे कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्कूल में कितने मेरिट आए हैं उसका आंकड़ा लिया जाता है। जैसे एक अच्छा स्कूल है जहाँ पे 40 मेरिट आ गए, और एक सामान्य स्कूल है जहाँ पे 20 मेरिट आ गए। तो कोई भी चीज़ का परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ के जो लड़के हैं उनके परफॉर्मेंस से तय होता है। वैसे ही मार्केट जो है, इंडियन मार्केट, इसका परफॉर्मेंस कैसे तय करे, तो यहाँ पे इंडेक्स रहता है। तो यहाँ पे इंडिया में 2 इंडेक्स है, एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी में 50 स्टॉक रहते हैं परफॉर्मेंस जज करने के लिए, और सेंसेक्स में 30 स्टॉक रहते हैं।
अभी ये 30 स्टॉक्स जो है, जो सबसे बड़े 30 स्टॉक्स इंडिया में जो है, या सबसे बड़े 50 स्टॉक्स जो सेंसेक्स में लिए जाते हैं, निफ्टी में लिए जाते हैं, और 30 स्टॉक सेंसेक्स में लिए जाते हैं, तो इनका परफॉर्मेंस जो है इनके रिटर्न्स पे तय होता है। तो ये सारे, जैसे मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स को मिलके एक सिंगल आंकड़ा बनता है, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी का लेवल। जो आप देख रहे होंगे निफ्टी 10,000 हो गया, 9,000 हो गया जो बोलते हैं, तो ये इंडेक्स रहता है। ये एक रिप्रेजेंट करता है इंडियन मार्केट। वैसे ही यूएस मार्केट में एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं S&P 500। तो ये यूएस मार्केट में जो टॉप 500 कंपनीज़, बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज़ है, वो कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फंड है ये इंडेक्स फंड है और ये पैसिव फंड है। पैसिव फंड का मतलब ये होता है कि इसमें फंड मैनेजर को दिया है, एक फंड मैनेजर यूएस मार्केट का जो S&P 500 इंडेक्स है उसका मिररिंग करेगा, यानी वो जिस प्रोपोर्शन में है वहाँ पे स्टॉक्स है उसी प्रोपोर्शन में उसको बाय करते जाएगा, सेल करते जाएगा। तो इसमें फंड मैनेजर को अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ मिररिंग करना है। तो ऐसे फंड्स को पैसिव फंड बोला जाता है। और जो फंड्स में आपको एक्टिव रहना पड़ता है फंड मैनेजर को, कोई स्टॉक ले लिया, नीचे आ गया, सेल कर दिया, वो फंड को एक्टिव फंड बोला जाता है। तो एक्टिव फंड में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं, इंटेलिजेंस भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, रिसर्च भी ज़्यादा लगता है। तो ये जो फंड है ये पैसिव कैटेगरी का फंड है। इसके बाद में चलते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी यानी ये फंड कौन से एरिया की कंपनीज़ को बाय करेगा। तो मोस्ट ऑफ द फंड दोस्तों हमारे डोमेस्टिक फंड रहते हैं जो इंडिया में काम करते हैं। पर ये जो फंड है जिसको जैसे मैजेंटा कलर में दिखाया हुआ है, ये इंटरनेशनल फंड है, यानी ये बेसिकली यूएस इक्विटीज़ में, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। तो हमको ये देख लेना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क देख लेना चाहिए हमारे को। हमारा रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए। आपको अपने आप को एक सवाल पूछना है, अगर मेरा पैसा आधा हो जाए तो क्या मुझे चलेगा? अगर इसका कुछ दिनों तक पैसा आधा हो जाए और मैं इसको क्या 3 साल 5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकता हूँ? वॉरेन बफेट तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर आप आपके पैसे को आधा देख नहीं सकते तो आपको मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि मैं तो जब इन्वेस्ट करता हूँ तो ये समझ के चलता हूँ कि मार्केट आने वाले 10 साल के लिए बंद हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप इक्विटी फंड में पैसा डालिए। अगर आपका माइंडसेट ये नहीं है तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि कुछ भी हो जाए मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका पूरा फोकस नुकसान पे है, तो आप फिर डेट फंड में या गोल्ड फंड में या बाकी जगह पे पैसा लगाइए और इक्विटी फंड में SIP के थ्रू थोड़ा अमाउंट डालिए। जैसे आपका 10,000 पर मंथ डालने का कैपेसिटी है तो आप 2,000 इक्विटी फंड में SIP के थ्रू डालिए। और यदि आपको थोड़ा सा रिस्क चलता है तो फिर आप एक हाइब्रिड कैटेगरी रहती है उस फंड में डालिए। पर अपना रिस्क समझे बगैर पैसा डालना ये जोखिम से भरी चीज़ है। और मंदी में या करेक्शन में इंसान यही सोचेगा कि मेरा पैसा और लॉस ना हो, इसलिए लॉस बुक करके निकल जाता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, अपनी रिस्क देखना। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपेंसेस देखना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि कैसा है कि आप अगर देखिए तो आपको जहाँ पे मार्केट में लोएस्ट एक्सपेंस लिक्विड फंड में रहते हैं, जहाँ सबसे कम रिटर्न आते हैं। इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको एक्सपेंसेस देखने हैं तो आपको अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो हाई एक्सपेंस वाले फंड में आप डालो, और रिटर्न्स कम चाहिए तो लो एक्सपेंस वाले फंड में डालो। दोस्तों एक्सपेंसेस मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमको जो रिटर्न मिलते हैं वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद मिलते हैं। तो आपको एक्सपेंसेस नहीं देखना है, आपको देखना है रिटर्न्स, जो रिटर्न्स पोस्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। वैसे जैसे दो टैक्स इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न काय में ज़्यादा आते हैं। वैसे हमको ये देखना है कि मेरे को रिटर्न्स कौन से
असेट क्लास में या कौन से फंड में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक्सपेंसेस कौन से ज़्यादा थे, भले ही मैं ज़्यादा कमाऊँ, मोतीलाल ओसवाल को या जो एडवाइज़र मेरे को एडवाइस कर रहा है उसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है तो आपका इन्वेस्टर का माइंडसेट नहीं है, तो उस केस में आप एक वेल्दी पर्सन नहीं बन सकते, क्योंकि वेल्दी पर्सन का माइंडसेट यही रह सकता है कि मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ऑप्शन में करूँ, मैं कौन सा फ़ायदा किस कॉम्बिनेशन में करूँ। मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जहाँ स्किल ज़्यादा लगते हैं, इक्विटी में ज़्यादा जोखिम रहती है, जहाँ स्किल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस नेचुरली ज़्यादा रहते हैं। दूसरा आपको देख लेना चाहिए फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, फंड मैनेजर का स्ट्रेटजी कैसा है, बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटजी है उसका, या वो टैक्टिकल फंड का स्ट्रेटजी है। उसी से आपको पता चलेगा टर्नओवर रेशो फंड का कैसे रहेगा। एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देख लेना चाहिए। एएमसी नया है या पुराना है ये देख लेना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है बेस्ट रिटर्न वाली एएमसी है या नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी देखनी है एएमसी की, कौन सी एएमसी, क्या ये एएमसी कंसिस्टेंट है। अभी जैसे मोतीलाल ओसवाल के बात करूँ मैं, तो ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट असेट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वाला ग्रुप है। दे आर रिस्पेक्टेड पीपल, इनकी इज्जत है मार्केट में। उनके जो पीएमएस है वो बहुत सालों से चल रहे हैं और मार्केट में वो जो है वो हमेशा टॉप स्लॉट में रहते हैं। इनके फंड्स भी जो चलते हैं वो फंड भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो ये एक अच्छा कंपनी है। ऐसा आप हर एनएफओ में आप देख लीजिए ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है। देन उसके बाद में आपको एक बार रिटर्न देखने हैं, तो आपको एनएफओ में तो पता नहीं चलेगा रिटर्न कैसे है, क्योंकि एनएफओ नया है। तो आपको देखना है कि ये कैटेगरी में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने हैं और बेंचमार्क रिटर्न कितने हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको दो रंग कंपेयर करने हैं, तो अभी मोर का रंग अच्छा है या और कोई तोते का रंग अच्छा है, या आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप दो तोतों को या दो मोर को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी फंड है, अगर इंटरनेशनल फंड है तो आपको उसको यूएस इक्विटी से कंपेयर करना है। अगर आपका डोमेस्टिक फंड है तो उसको निफ्टी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 या सेंसेक्स से कंपेयर करना रहता है। तो आपकी कोई भी अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप फंड का लार्ज कैप का अपना बीएससी का इंडेक्स रहता है। तो अगर किसी फंड में रिटर्न्स कम या ज़्यादा आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लार्ज कैप फंड है एबीसी लार्ज कैप फंड, उसमें अगर आपको 10% रिटर्न आता है, और कोई XYZ मिड कैप फंड है उसमें 20% रिटर्न आता है, तो 20% वाला फंड अच्छा नहीं होता। उसका अगर बेंचमार्क 20% वाले का बेंचमार्क अगर 23% रिटर्न दे रहा है तो 20% वाला फंड भी ख़राब रह सकता है। तो आपको हर चीज़ का परफॉर्मेंस जो कंपेयर करना रहता है उसको आपको बेंचमार्क से कंपेयर करना पड़ता है। अभी आते हैं अभी ये मैं फंड स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा जाते जाते एक बार बता देता हूँ। ये जो मोतीलाल का एनएफओ चल रहा है, तो इसमें हमको किस प्रकार से रिटर्न देखने चाहिए, जो लास्ट रो में मैंने दिखाया था। तो दोस्तों ये देखिए, अभी आते हैं रिटर्न्स के स्लाइड पे। अभी हमारा निफ्टी 500 का जो रिटर्न्स है 10 साल का, ये रिटर्न 9.6% आया हुआ है। और इसकी तुलना में ये फंड जहां इन्वेस्ट करेगा उसका जो बेंचमार्क है S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसका रिटर्न 17.8% आया हुआ है। तो इसका ये मतलब हो गया, अगर हम पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इंडियन इक्विटीज़ के हिसाब से ये फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कम से कम हमें इंडियन इक्विटी इतना रिटर्न्स तो ज़रूर मिल सकता है यदि यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी एक चीज़ और समझते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड है, तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपने $1 यानी अगर आप समझ लीजिए 70 रुपये का अगर $1 है, हालांकि आज $75 की कॉस्ट है, पर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं $70 है, और अगर आपने $1 ये फंड में लगा दिया और आपको अगर 0% रिटर्न आता है 1 साल बाद में, और अगर डॉलर की कीमत 10% बढ़ के जो 70 का 77 रुपया हो जाती है, तो 1 साल बाद जब आप बेचोगे तो भले ही आपको 0% रिटर्न आ जाए फंड में, आपको 77 रुपये मिलेंगे, यानी आप 10% कमा लोगे। अभी मान के चलिए कि ये फंड ने भी 1 साल में 10% रिटर्न दे दिया, तो 10% ये रिटर्न हो गया और 10% डॉलर का रिटर्न हो गया, ऐसा आपको 20% रिटर्न आ जाएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं
हेजिंग या डॉलर हेजिंग आप बोल सकते हैं, या करेंसी हेजिंग, कि आपको आगे चल के अगर डॉलर में भी पैसा खर्चा करना है बाहर में तो आपका डॉलर हेजिंग हो जाता है। अगर आपका अपना इंडियन करेंसी भी डीवैल्यू हो जाता है तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो इंटरनेशनल फंड्स है इसमें हमारा एक 15 से 20% तक का एक्सपोजर किया जा सकता है। तो ये फ़ंड के अगर मैं रिटर्न बता दूँ, रिटर्न ऐसे इस प्रकार से देखे जाते हैं कि ये जो कैटेगरी है उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसे है। तो अभी ये फ़ंड में जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, 7 और 10 चारों सालों में इसने इंडियन मार्केट के रिटर्न्स को बीट किया है, क्योंकि रुपी भी डिवैल्यू हुआ है और वहाँ के मार्केट के भी रिटर्न्स उसमें जुड़ गए, तो इसके जो रिटर्न्स है वो हमारे से ज़्यादा आ गए। तो इसके सिवा बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, टेक्निकल चीज़ें रहती है, वोलेटिलिटी रहता है या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स रहते हैं। जहाँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा है वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। तो इस केस में हमारे मार्केट से भी, ये मार्केट में अगर आप सबसे नीचे वाला पार्ट देखो तो इसने कम जोखिम लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया हुआ है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर अभी जो मैंने आपको 8-10 चीज़ें गिनवाई, आप ये चीज़ें हर NFO में आप देखिए ताकि आप NFO को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये NFO के बारे में और एक बता दूं मैं कि ये NFO में USA की बेस्ट कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करेगा, जैसे अमेज़ॉन हो गया, बर्कशायर हैथवे हो गया, कोका कोला, वीसा हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक्सॉन मोबाइल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनीज़ के क्वालिटी की आपको चिंता करनी नहीं है। ये मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ में, वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा, जिनका 40% बिजनेस जो है वो ऑफशोर रहता है, और ये कंपनीज़ US मार्केट का 80% कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। तो ये फ़ंड बहुत बढ़िया है, पर आप आपके पोर्टफोलियो से, जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो दिखाया उसके हिसाब से आपको देखना है मेरा पोर्टफोलियो में पोजीशन क्या है, क्या मैं ज़्यादा इक्विटी लेके तो नहीं बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के आपको कोई भी NFO का डिसीजन लेना है। दोस्तों NFO रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी NFO की क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच।